हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों का लास्ट जो बॉक्स है वो रह गया है 9th चैप्टर का, और इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। अगर हम लोग भारत में, अपने देश में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक और नया इंस्टीट्यूशन भी निकल करके आया है जो एक तरह से जुडिशरी वाला रोल प्ले करता है। जुडिशरी मतलब न्याय से संबंधित। उसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या नाम है? NGT। वो काफी नया है, उसकी बात हम लोग आगे कभी करेंगे। आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उससे संबंधित कोई कोर्स पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको क्या समझना है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्या क्या काम है, क्यों अस्तित्व में आया, कब आया, इसकी बात करेंगे और किस तरह से काम करते हैं, इसके काम क्या क्या रहते हैं, क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए, दो प्रमुख पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं भारत में। एक तो बात यह है कि अभी भी हमारे देश में 22 से 23% ऐसी जनता है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है ना। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ था। रिसेंट फिगर्स बता रहे हैं, उसमें 27% के आसपास का संख्या था। 27 करोड़ बदलता रहता है। अलग अलग बॉडीज हैं, वर्ल्ड बैंक में आप देखोगे या किसी और इंस्टीट्यूशन में देखोगे तो अलग अलग नंबर आ रहे होते हैं, लेकिन तब भी आप मान करके चलिए करीब 25, 26, 27 करोड़ भारत में अभी भी लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से जीवन नीचे यापन कर रहे हैं। अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने में उन लोगों को कैसा जीवन उनका ठीक हो सकता है, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वो होता है कि अगर उनके पास भी सफिशिएंट रिसोर्सेस हैं कंजम्पशन के लिए, मतलब उनके पास भी पर्याप्त संसाधन है जिनका वो उपभोग कर सकते हैं, तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि वो अब गरीबी रेखा के नीचे जीवन उनका नहीं चल रहा है। तो उनका, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं और उनको गरीबी से ऊपर लेकर के आना है, तो क्या होगा, हम लोग अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर और भी बर्डन पड़ेगा। तो एक तो ये बात है। और ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम उनको गरीब ही बना करके रखें। गरीबी तो महात्मा गांधी ने भी जैसे बोला था कि गरीबी से बड़ा कोई हिंसा नहीं है। तो गरीब तो हम उनको नहीं रहने दे सकते हैं। एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग भारत में किसी को भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन ना करना पड़े, ये कोशिश करेंगे। तो अब ये कोशिश में क्या हो जाएगा कि प्राकृतिक संसाधनों पर बर्डन तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एक तो ये प्रेशर है। दूसरी समस्या क्या है, जो हमारी अपर मिडिल क्लास है और ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, वो क्या है, उनका जो लाइफ स्टाइल चेंजेस आ रहा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखते हुए भी बहुत लग्जरियस आइटम्स को यूज करना स्टार्ट किया है और कंज्यूमरिज्म की समस्या आ गई। कंज्यूमरिज्म समझते हैं कि सब कुछ खरीद लो, जरूरत नहीं है बट खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, रख लो स्टोर करके, उसका आप यूज तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं बहुत तरह के कपड़े खरीद लेंगे, 50 कपड़े खरीद ले। 50 क्या मतलब, 50 तो कुछ भी नहीं है, 500 कपड़े खरीद रखे हैं। अलग अलग तरह के संसाधन है। वॉशिंग मशीन भी, तो घर में 3 वॉशिंग मशीन से, टीवी है तो हर कमरे में टीवी लगा दी है। तो ऐसे में आप अल्टीमेटली, आपका पैसा है, प्रकृति के संसाधन आपके नहीं है, लेकिन आप ये सारी चीजें अगर करने लगे तो प्रकृति के ऊपर बोझ पड़ रहा है ना। और वहां पर भी मूवमेंटम इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, पूरे देश में लोगों का। तो दो समस्याएं क्या क्या है, पहली तो है कि जो गरीब है उनको कम से कम आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा, जो गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं और जैसे से वो पैसे कमाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या कर रहे हैं, कंज्यूमरिज्म की तरफ जा रहे हैं, जहां पर उपभोगवाद बोलते हैं उसको। तो उसकी भी समस्या है, पहला तो है। और उसमें भी ये दोनों एंगल्स की वजह से ये सारी चीजें हैं। उसी में स्थिति क्या बनी हुई है, स्थिति ऑलरेडी बनी हुई है कि वायु और जल ऑलरेडी हमारे काफी ज्यादा प्रदूषित हो चुके हैं। ठीक, अब इनके ऊपर बर्डन पड़ेगा क्योंकि वो ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, तो पर्यावरण संबंधी अगर समस्याओं को हम लोग डायरेक्टली देखेंगे तो ये समस्या निकल करके आ रही है। जो अंडरलाइन कॉज है वो हमको दिखा रहा है कि इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। अब क्या होगा, अब समझिए। जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसका मतलब है कि जहां पर प्रदूषण हो चुका है उसको आप कम करो। ठीक है, 3 चीजें आती हैं, 3 स्टेप्स आते हैं। उनको क्या क्या बोलेंगे अभी आपको समझाता हूं। ठीक है, 1974 में ये बॉडी बनी थी और वही इंग्लिश में सीपीसीबी का शॉर्ट में लिखा रहता है। कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें सीपीसीबी लिख करके आ जाता है, तो आपको समझना चाहिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात हो रही है। अच्छा, इसकी स्थापना जब हुई थी ना, तो अलग अलग राज्यों ने भी अपने अपने यहाँ पर पर्यावरण की समस्याओं से निपटने के लिए एक एक बॉडीज बना ली थी। तो उनके अपने अपने खुद बोर्ड बन गए थे, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इस तरह के और भी राज्यों ने बना लिया। पहले केंद्र ने बनाया, फिर राज्यों ने बनाया। अच्छी बात है। क्या हुआ, इनके काम क्या क्या है? तो सबसे पहले जो काम है वो है कि जल, वायु और भूमि, ठीक है, इस प्रदूषण से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनका आप एकत्रीकरण करो, उनको संकलन करो और उसको आप बाकी लोगों को बताओ। ठीक है, इन्फॉर्म करो। पहला काम अवेयरनेस का है। अवेयर कैसे करोगे? पहले आपको खुद जानकारी हो, फिर आप लोगों को जानकारी दे पाओगे। तो प्रदूषण संबंधित जानकारी को जुटाना और उसका वितरण करना, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा क्या है? कचरा है, व्यावसायिक निकास है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बोलते हैं, EFFLUENTS। ठीक है, कहां से? इंडस्ट्रियल।
तो जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं उनसे संबंधित ये लोग मानक वगैरह निर्धारित करते हैं कि आप कितना कितना उत्सर्जित कर सकते हो, आपको कहाँ कहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक, जैसे ये देखिए किस तरह का कचरा निकलता है इंडस्ट्रीज से। ठीक, फिर क्या है, सरकारें है ना, उनको जल धाराओं और कुओं में, ये बोर्ड जो है वो सरकारों को क्या करते हैं, जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन, तीन चीजें हैं। पहला होता है रोकथाम, दूसरा होता है नियंत्रण, तीसरा होता है उन्मूलन, ठीक, के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। तीनों चीजों को समझिएगा, क्रमिक रूप से ही आता है। रोकथाम का मतलब क्या हुआ कि हो ही ना, ठीक है, समस्या बने ही ना। आप पहले से ही ऐसा व्यवस्था करके रखो कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो भी हैं वो पहले से ट्रीट कर दिए जाएं, उसके बाद ही किसी नदी में बहाया जाए, तो प्रदूषण हो ही ना। पहली बात तो हो गया है तो फिर उसको आप नियंत्रण करो, कंट्रोल में रहे, ठीक है, कंट्रोल के बाहर ना जाए। और अगर कंट्रोल के बाहर भी जा चुका है, फिर क्या करते हैं उसका, हम फिर उसका उन्मूलन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उसको खत्म कर दिया जाए, जो हो गया है उसको हटाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, और क्या हुआ, ये बोर्ड जल वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की जांच करते हैं खुद में और अनुसंधान करते हैं। ठीक, अनुसंधान मतलब रिसर्च करते हैं, देखते हैं। अभी दिल्ली में भी एक बॉडी है जो दिल्ली सरकार की है, और वो क्या करती है, अलग अलग जगह से जो पब्लिक पानी की सप्लाई होती है ना सार्वजनिक रूप से सारे लोगों के लिए, उसकी अलग अलग जगह पर माप वो देखती है कि इसमें सारी जगह पर पानी ठीक आ रहा है, शुद्ध है, बैक्टीरिया वगैरह बहुत ज्यादा तो नहीं है, अशुद्ध तो नहीं है। तो वो उस तरह की जांच करने का काम भी आता है। ये लोग मेनली प्रदूषण संबंधित चीजों की जांच करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि खुद जांच करने की उतनी बड़ी फैकल्टी नहीं है, या कोई दूसरा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कोई साइंस इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स को या फिर जो लोग ऑलरेडी प्रोफेसर्स हैं उन लोगों की रिसर्च को फंड भी करते हैं, उनको पैसे भी देते हैं कि आप लोग रिसर्च करो, आप लोग बताओ कि कैसी स्थिति चल रही है, उसका निराकरण के लिए भी कुछ रिसर्च है तो वो भी आप करोगे, तो उसको क्या करते हैं, फंड भी करते हैं। प्रायोजित करने का मतलब क्या हुआ कि आप पैसे भी दे देते हैं ये लोग। अच्छा, और क्या है, जन जागरूकता अभियान चलाते हैं, ठीक है, उनका आयोजन करते हैं, जिससे कि क्योंकि अकेले इंसान नहीं ठीक कर सकता ना, प्रदूषण तो सारे लोग मिल करके कर रहे हैं, तो आपको सारे लोगों को बताना भी आवश्यक है। तो उस तरह की जागरूकता जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो वो भी ये लोग काम करते हैं। और क्या करते हैं, वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं और उद्योगों का नियमन करते हैं। नियमन मैंने आपको बताया, रेगुलेट करते हैं कि अगर आप इस लिमिट से ज्यादा पोल्यूट कर रहे हो, आपके एरिया में इस तरह का पोल्यूशन अगर बन रहा है तो कैसी स्थिति है। यहां तक कि कोई नया रेजिडेंशियल एरिया बन रहा है जहां पे लोगों के घर रहेंगे, और अगर वहां पे बहुत ही गंदी हवा रहती है तो फिर वहां पे घर नहीं बनने चाहिए। ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास की क्या स्थिति है, इन सब चीजों का भी मूल्यांकन करते हैं, है ना। ऐसे ही इन्हीं के देखा देखी में जो राज्य प्रदूषण बोर्ड बनने लगे थे, उन लोगों का अपने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ऑफिस रहता है, ठीक है। तो उनके जो जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं ना, उनके माध्यम से क्या करते हैं, कौन लोग, अब राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, राज्य प्रदूषण बोर्ड की, तो राज्य प्रदूषण बोर्ड क्या करते हैं, अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रत्येक उद्योग का निकास, वही मतलब जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स वगैरह हो गए, जो भी उनका उत्सर्जन है, गैसीय उत्सर्जन हेतु उपलब्ध उपायों की पर्याप्तता का विश्लेषण करने के लिए समय समय पर निरीक्षण करते हैं। समझ रहे क्या हो रहा है, आपकी कोई फैक्ट्री है, आप उस फैक्ट्री से जो भी कूड़ा करकट हो रहा है उसको बिना ट्रीट किए हुए पर्यावरण में नहीं डाल सकते, और आपको फैक्ट्री बनाने की परमिशन ही तब मिलती है, उस तरह की सारी फैक्ट्रीज में नहीं, सर्विस इंडस्ट्री में नहीं होता, बैठ के कॉल सेंटर खुला हुआ है, कोई प्रदूषण तो हो नहीं रहा। लेकिन आपकी कोई ऐसी फैक्ट्री अगर है तो आपको वो परमिशन ही तब मिलेगी जब आपके पास इस तरह के ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह हों। अगर आप मान लीजिए प्लांट्स भी हैं, अब वो प्लांट आप सही से यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बिना ट्रीट किए हुए तो कूड़ा नहीं बहा दे रहे हो। कानपुर में बहुत सारी टेनरीज हैं, ठीक है, टेनरियां हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं टेनरिया वैसे तो। अब वो टेनरी में क्या होता है, पानी को ट्रीट करके डालना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा था। बहुत सारे ऐसे गंदे गंदे नाले पूरा गंगा नदी में जाकर के मिलते रहते हैं, तो उनका इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना कि आपको जो करना चाहिए वो आप कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो, तो ये भी इनका काम होता है, ठीक है। क्या करते हैं ये लोग, निरीक्षण करते हैं, जो उपायों की पर्याप्तता, मतलब जितने आपके पास उपाय मतलब क्या सोल्यूशन होना चाहिए जो आप प्रदूषण कर रहे हो उसको निपटारा करने के लिए, तो उसको भी ये लोग चेक किया करते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, उद्योग स्थान निर्धारण मैंने आपको बताया था अभी, और नगर नियोजन, मतलब कहां पे घर बनने चाहिए, कहां पर इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, ये सारी चीजें कैसे बताते थे, ऐसे हवा में नहीं होती है बात, इसमें भी रिसर्च हो रही होती है कि यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ का इन्वायरमेंट क्या इतना बर्डन झेल पाएगा, यहाँ पर पहले से हवा दूषित रहती है, तो यहाँ पर अगर लोग घर बना करके रहेंगे तो उन लोगों को वास्तव में समस्या हो जाएगी। जैसे जो लोग दिल्ली में रहते हैं, अभी तो काफी कोशिश चल रही है काफी समय से, उसमें कुछ कुछ इंप्रूवमेंट भी दिखा है, बट ऑन एन एवरेज बोला जाता है कि 7 वर्ष आपकी आयु कम हो जाती है अगर आप दिल्ली में रह रहे हो। क्यों? क्योंकि सर्दियों के समय पर बहुत प्रदूषण आता है, पराली जलाने का केस भी हरियाणा से, वहां का खुद का पॉल्यूशन भी बहुत है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ऐसी चीजों में भी क्या हो जाता है कि जो प्लानिंग वाली बात आ रही होती है ना, कि कहां पर कुछ कुछ देखिए, जैसे ये प्लान बना रखा है तो कहां पे बनेगा कहां पे नहीं बनेगा, उसकी भी लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। आवश्यक पृष्ठभूमि तथा वायु गुणवत्ता आंकड़े प्रदान करते हैं ये लोग। और क्या है, ये उप नदियों सहित, ठीक है, उप नदियां मतलब ट्रिब्यूटरीज होती हैं,
125 नदियां हैं, कुएं हैं, झील है, खाड़ी है, तालाब है, टैंक है, नाले हैं, नहरें हैं। इनकी क्या करते हैं, जल की गुणवत्ता की देखरेख करते हैं। खाड़ी समझते हैं, जैसे हमारे देश में बंगाल की खाड़ी है, ऐसी आपकी खंबात की खाड़ी है, अपना गुजरात है उसके बगल में ही है। तो खाड़ी मतलब क्या होता है, जहां पर समुद्र का पानी आपके एकदम लैंड के पास आकर के रुक सा जाता है, उसको बोल देते हैं हम लोग खाड़ी। तो ऐसा रहता है। अच्छा, ये हमारे क्या हो गया, प्रदूषण बोर्ड की थी, उसकी भी बात कर ली। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आप देखेंगे जब दिल्ली में इस तरह की चीज हो रही थी, दिल्ली इसलिए हाईलाइट करता हूँ, एक तो दिल्ली देश की राजधानी है और इस वजह से लाइमलाइट में रहता है। लेकिन कानपुर है, आप बहुत सारी जगह पर देखेंगे तो इतनी स्थिति खराब हो चुकी है, उसके बाद भी ये डिपार्टमेंट, ये बोर्ड, डिपार्टमेंट तो नहीं बोलना चाहिए, बोर्ड काफी अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि संसाधनों का बहुत अभाव रहता है। तो इसलिए हमारा आखिरी बॉक्स था इस चैप्टर में। उम्मीद है कि आपको ये सारे बॉक्सेस से और इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी। चैप्टर तो हम लोग ने देख लिया था। बाकी एक बार चैप्टर का पुनरावर्तन जो है रिकैप करेंगे उसको जल्दी से, जिससे कि हमारा पूरा चैप्टर ठीक से कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।